आज हम 12वीं क्लास का अध्याय सेकेंड स्थिर विद्युत विभव के बारे में अध्ययन करें। ठीक है, तो स्थिर विद्युत विभव, स्थिर विद्युत विभव, ठीक है, हम इसको विद्युत विभव भी बोल सकते हैं। तो स्थिर विद्युत विभव या विभव क्या होता है उस पर चर्चा करें। तो देखिए, सपोज कीजिएगा कि ये कोई आवेश है, प्लस क्यू आवेश। इस आवेश के चारों ओर का ये जो क्षेत्र है, जहां तक इस आवेश का प्रभाव रहता है, वो पूरा क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। मतलब किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभाव को अनुभव किया जा सकता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र के बाहर, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव नहीं होता है, उसको हम अनंत बोलते हैं। ठीक है, अब इस विद्युत क्षेत्र के अंदर मान लीजिए यहाँ पर कोई आवेश रखा है बिंदु ए पर, और इस आवेश को ए बिंदु से बी बिंदु तक ला रहे हैं। मान लीजिए कोई धन आवेश है, तो जब इस आवेश को ए बिंदु से बी बिंदु तक लाएंगे, तो यह धन आवेश इस धन आवेश पर क्या करेगा? प्रतिकर्षण बल लगाएगा। अब इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि जब इसको हम इधर लाएंगे ए से बी तक, तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य इसमें क्या हो जाता है? विद्युत विभव के रूप में संचित हो जाता है, यानी कि वही कार्य विद्युत विभव में परिवर्तित हो जाता है। तो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है कि विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभव होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, सपोज कीजिए दूसरी डेफिनेशन हम इसकी यहां से भी निकाल सकते हैं कि कोई आवेश है, विद्युत क्षेत्र के बाहर है, एकांक धन आवेश है, उसको विद्युत क्षेत्र के बाहर से विद्युत क्षेत्र के अंदर ले जाए, तो इसमें भी कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, वह कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, एकांक धन आवेश को अनंत से, यानी विद्युत क्षेत्र के बाहर से विद्युत क्षेत्र के अंदर ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, वह कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे ही उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, उसे ही उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं, तथा इसे V द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है,
मान लीजिएगा कि अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक Q आवेश को ले जाने में W कार्य करना पड़ता है। ठीक है, Q आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है? W कार्य। इसलिए एकांक आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? W/Q। और एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वही विद्युत विभव कहलाता है। तो यही क्या कहलाएगा? विद्युत विभव। तो विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कार्य बटे आवेश। इसको मैं थोड़ा आगे और लिख रहा हूं। माना Q आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W है, तब विद्युत विभव क्या हो जाएगा? B बराबर W/Q। ठीक है, B बराबर W/Q। क्लियर? तो विद्युत विभव के बारे में आप समझ के क्या होता है विद्युत विभव। ठीक, अब यहीं से इसका मात्रक निकालें। क्या फॉर्मूला है? B बराबर W/Q। ये विद्युत विभव का फॉर्मूला। मात्रक निकालें इसका। तो SI पद्धति में इसका मात्रक देखिए यहीं से निकलेगा। कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का होता है कूलम। तो जूल प्रति कूलम होता है जिसे वोल्ट कहते हैं। तथा CGS पद्धति में इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कार्य का मात्रक होता है अर्ग और आवेश का होता है स्थैत कूलम। लिख सकते हैं अर्ग प्रति स्थैत कूलम होता है जिसे स्थैत वोल्ट कहते हैं। ठीक है, MKS पद्धति में क्या होता है या SI पद्धति में जूल प्रति कूलम जिसे वोल्ट कहते हैं, तथा CGS पद्धति में अर्ग प्रति स्थैत कूलम होता है जिसे स्थैत वोल्ट कहते हैं। ठीक, अब आता है इसका विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? देखिए कार्य का विमीय सूत्र होता है ML2 T-2 और आवेश का होता है ET। ठीक है, तो क्या बन जाएगा इसका विमीय सूत्र? ML2 T-3। जब 2 ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और A ऊपर जाएगा तो माइनस। तो विद्युत विभव का विमीय सूत्र क्या हो जाता है? ML2 T-3 A-1। ML2 T-3 A-1। ओके, ये कैसी राशि है? अदिश राशि। क्यों अदिश राशि है? क्योंकि कार्य अदिश राशि। तो विद्युत विभव अदिश राशि। ठीक है, अब आता है विभव के प्रकार।
विभव के प्रकार। तो विभव दो प्रकार का होता है। नंबर 1 धनात्मक विभव और नंबर 2 ऋणात्मक विभव। ऋणात्मक विभव बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। धनात्मक विभव क्या होता है? धन आवेश के कारण जो विद्युत विभव होता है उसे धनात्मक विभव कहते हैं। लिख सकते हैं धन आवेश के कारण उत्पन्न विभव धनात्मक होता है। धनात्मक होता है। धन आवेश के कारण विभव धनात्मक, और ऋण आवेश के कारण विभव ऋणात्मक होता है। धन आवेश के कारण विद्युत विभव धनात्मक होता है और ऋण आवेश के कारण विद्युत विभव ऋणात्मक होता है। ठीक है। दूसरा हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल धनात्मक और ऋणात्मक विद्युत विभव को इस प्रकार भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ये प्लस क्यू आवेश है, बिंदु O पर रखा हुआ है, ये पूरा क्षेत्र विद्युत क्षेत्र है। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई धन आवेश को हम इधर ला रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एकांक धन आवेश है, इसको इधर ला रहे हैं विद्युत क्षेत्र के और अंदर। तो देखना इसमें प्लस और ये भी प्लस, ठीक है। दोनों में कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। तो जब किसी आवेश को प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध लाने में कार्य किया जाता है, जब किसी आवेश को हम ला रहे हैं, मतलब एकांक धन आवेश को ला रहे हैं, वो प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है। तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है उसे बोलते हैं, उसके कारण जो विभव होता है वो धनात्मक विभव होता है। यानी प्रतिकर्षण बल के कारण उत्पन्न विभव धनात्मक होता है। इसके बावजूद ये ऋण आवेश है, ठीक है। अब जी तो इसको क्या कर रहा है? खींच रहा होगा, ठीक है। फिर जब इसको हम इधर लाते हैं तो आकर्षण बल के विरुद्ध जो कार्य करना होता है उसके कारण उत्पन्न विभव ऋणात्मक। प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करने पर जो विभव प्राप्त होता है वो धनात्मक, आकर्षण बल के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है उस पर उत्पन्न विभव ऋणात्मक होता है। ठीक है। तो ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं। चलिए अब आता है विभवांतर। विभवांतर भी बिल्कुल सिंपल है। विभवांतर देखिए, ये प्लस क्यू आवेश है, बिंदु ऊपर रखा है, पूरा विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र के अंदर ही कर रहे हैं। मान लीजिए ये कोई बिंदु है ए, यहाँ पर Q0 आवेश रखा है, और ये बिंदु है बी, यहां तक इसको हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए एकांक धन आवेश को ए से बी तक, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे उस बिंदु पर या उसे उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। ठीक है। एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, किसके अंदर? विद्युत क्षेत्र के अंदर। एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को ही विभवांतर कहते हैं। ठीक है। विभव की डेफिनेशन में क्या था? आवेश को कहां से ला रहे थे? विद्युत क्षेत्र के बाहर से विद्युत क्षेत्र के अंदर। यहां पर क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। ठीक है। तो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल हो जाएगी।
एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को ही उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। अर्थात विभवांतर भी बराबर देखिए, जे आवेश था प्लस Q, ये पूरा विद्युत क्षेत्र है। मान लीजिए जब आवेश ए बिंदु पर था तो ए बिंदु पर उसका विभव है V है। इस आवेश को ए से बी तक लाए तो यहाँ पर इसका विभव बढ़कर हो गया है VV। ठीक है, जैसे जैसे आवेश की तरफ लाएंगे कार्य का मान बढ़ता जाएगा तो विभव भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ए बिंदु पर विभव कम होगा और बी बिंदु पर अधिक होगा। अब दोनों का विभवांतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, VV माइनस के VA। ठीक है, तो ये दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर होगा और इसका भी फॉर्मूला वही हो जाएगा, W/Q। यदि Q0 आवेश को लाएंगे तो Q0 हो जाएगा। ठीक है, विभवांतर भी एक अदिश राशि है, इसका मात्रक भी वही होगा जो विभव का होता है, इसका भी विमीय सूत्र वही होगा, तो बाकी सब सेम है। विभवांतर भी एक विद्युत विभव ही होता है। ठीक है, अब आता है विद्युत विभव के MKS और CGS मात्रकों में संबंध। विद्युत विभव के MKS और CGS मात्रकों में संबंध। विद्युत विभव के MKS या ऐसा भी लिख सकते हैं, MKS और CGS मात्रकों में संबंध। MKS और CGS मात्रकों में क्या संबंध, तो देखिए V बराबर क्या होता है हम जानते हैं, W/Q। इसका MKS मात्रक लिखेंगे तो वोल्ट बराबर, यानी वोल्ट किसको बोलते हैं हम, जूल प्रति कूलम। जूल प्रति कूलम, तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल तो 1 कूलम। ठीक है, तो 1 वोल्ट बराबर, राइट साइड को हम CGS में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10⁷ बटे 1 कूलम में कितने स्थैत कूलम होते हैं। शायद आपको ध्यान हो, नहीं ध्यान है तो मैं लिख दे रहा हूँ, 3 × 10⁹ स्थैत कूलम। ठीक है, 1 कूलम में 3 × 10⁹ स्थैत कूलम होते हैं। देखिए 10⁷ से 10⁷ तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/3 × 10⁻² अर्ग प्रति स्थैत कूलम, तो जी क्या बन जाएगा, स्थैत वोल्ट। अभी लिखवाया था ना, अर्ग प्रति स्थैत कूलम को क्या बोलते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 1 वोल्ट बराबर 1/300 भी लिख सकते हैं स्थैत। तो जी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है 1 वोल्ट में कितने स्थैत वोल्ट होते हैं, तो जी दोनों ही वैल्यू आप ध्यान रखेंगे, दोनों ही मतलब एक ही है। ठीक है, तो विद्युत विभव के MKS और CGS मात्रकों में संबंध हो गया। अब 1 वोल्ट की डेफिनेशन, तो 1 वोल्ट क्या होता है, देखिए यहीं से 1 वोल्ट की डेफिनेशन निकल आई,
1 वोल्ट। एक वोल्ट क्या होगा? 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो उस बिंदु का विद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाता है। 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाता है, या उस बिंदु का विद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक है, तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं। एक कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो उस बिंदु का विद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाता है। विद्युत विभव का भौतिक अर्थ। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं। तो समुद्र तल की ऊंचाई को मानक मानकर ज्ञात की जाती है, और समुद्र तल की ऊंचाई को 0 माना जाता है, क्योंकि समुद्र तल की ऊंचाई को हम घटा और बढ़ा नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते ऐसा? क्योंकि समुद्र से चाहे जितना भी पानी ले लिया जाए उसकी ऊंचाई में कोई अंतर नहीं आएगा, या समुद्र में कितना भी पानी डाल दिया जाए तब भी उसकी ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो किसी भी वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए समुद्र तल की ऊंचाई को मानक माना जाता है और उसको शून्य माना जाता है। ठीक है, इसी प्रकार किसी भी वस्तु का विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए पृथ्वी के विद्युत विभव को मानक माना जाता है और पृथ्वी के विद्युत विभव को शून्य माना जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि पृथ्वी को कितना भी आवेश दे दिया जाए, ठीक है, पृथ्वी को कितना भी आवेश दे दिया जाए, इस पर आवेश का मान कभी भी बढ़ता नहीं है, क्योंकि पृथ्वी इतना विशाल है। इसलिए पृथ्वी के विभव को शून्य मानकर किसी भी वस्तु का विभव ज्ञात किया जाता है। ठीक है, यदि किसी वस्तु का विभव धनात्मक है तो इसका मतलब है कि उसका विभव पृथ्वी के विभव से अधिक है, और यदि किसी वस्तु का विभव ऋणात्मक है तो इसका मतलब है कि उसका विभव पृथ्वी के विभव से कम है। ठीक है, तो यही विद्युत विभव का भौतिक अर्थ है। मतलब समझ गए होंगे। पृथ्वी का विद्युत विभव कितना होता है? शून्य होता है। क्यों शून्य होता है? क्योंकि उसको कितना भी आवेश दे दिया जाए इस पर आवेश का मान नहीं बढ़ता है, इसलिए इसका विभव भी नहीं बढ़ता है। ओके, अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल प्रश्न, वो सॉरी डेरिवेशन। एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए सूत्र। एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए सूत्र, यानी इसका हमें फॉर्मूला ड्राइव करना। ठीक है,
बहुत ही सिंपल सा है, आप अच्छे से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। मान लीजिएगा कि ये बिंदु O है जिस पर Q आवेश रखा, इसके कारण ये पूरा क्षेत्र विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इस आवेश के कारण ये इतना क्षेत्र विद्युत क्षेत्र। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के अंदर ये कोई बिंदु लिया A जिस पर हम Q0 आवेश की कल्पना करते हैं। ठीक है, और ये कितनी दूरी पर लिया है? माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश लिया गया है, बिंदु O से स्मॉल x दूरी पर बिंदु A पर Q0 आवेश लिया गया है जिस पर विद्युत विभव की गणना करें। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? चलिए, बिंदु A पे जो Q0 आवेश है, तो पहले तो हम कल्पना करेंगे कि Q0 आवेश को A से B तक लाने में किया गया कार्य निकालें। A से B तक, और A से B के बीच की दूरी अल्प है, तो किया गया कार्य भी अल्प आएगा, क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन, यानी वो बल और विस्थापन दोनों पर डिपेंड करता है। तो A से B तक लाने में किया गया कार्य निकालेंगे तो वो अल्प कार्य आएगा। ठीक है, फिर विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए विद्युत विभव की डेफिनेशन होती है कि वस्तु को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, ठीक है, हमें कहां से लाना है? अनंत से, यानी विद्युत क्षेत्र के बाहर से कहां तक? विद्युत क्षेत्र के अंदर। तो लिमिट क्या हो जाएगी? किसी बिंदु तक की लिमिट क्या होगी? यहां से यहां तक की दूरी हम डिफाइन कर लेंगे कि कितनी दूरी है। अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के लिए इसका समाकलन करते हैं। तो अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक की लिमिट लग जाएगी, अनंत तक की दूरी तो अनंत हो जाएगी। और विद्युत क्षेत्र के अंदर यदि हम P बिंदु लेते हैं, सॉरी A बिंदु लेते हैं तो उसकी दूरी x होगी, यदि बिंदु B लेते हैं तो उसकी दूरी r होगी। समझ गए ना? चलिए, तो देखिए ये चित्र हमारा तैयार हो गया है। इसके बाद हमें क्या करना है? माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है, बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु लिया गया है जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, माना बिंदु पर प्लस Q आवेश स्थित है, बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P लिया गया है जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। इसके बाद हमने क्या किया? बिंदु O से स्मॉल x दूरी पर Q0 आवेश की कल्पना की है। तो इस Q0 आवेश पर इस Q आवेश के कारण एक बल लगेगा, वो भी प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि दोनों धन आवेश हैं। ठीक है, तो पहले वो बल ज्ञात करना है हमें कूलाम के नियम से। तो देखिए, बिंदु O से स्मॉल x दूरी पर बिंदु A पर Q0 आवेश स्थित है, आवेश लिया गया है जिस पर लगने वाला बल F बराबर कूलाम के नियम से निकाल दें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K। हम माध्यम का परावैद्युतांक, एक आवेश क्या है Q और दूसरा आवेश Q0 बटे दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। ये समीकरण क्या होता है कूलाम का नियम? दोनों आवेशों के परमाणुओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम। तो बीच की दूरी x है। ठीक है, अब जो बल कैसा लगेगा? प्रतिकर्षण बल। तो इसकी दिशा किधर होगी? O से A की तरफ। नीचे लिख देना, इसकी दिशा
ओ से ए की ओर होगी, होगी। ठीक है, इसकी दिशा किधर होगी? ओ से ए की तरफ। तो इस आवेश के कारण इस आवेश पर इतना प्रतिकर्षण बल लग रहा है। अब हमें क्या करना है? इस आवेश को ए से बी तक लाना है, तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना। क्या करेंगे? Q0 आवेश को ए से बी तक लाने में किया गया कार्य। अब ए से बी के बीच की जो दूरी है वो अल्प दूरी है, तो कार्य भी क्या हो जाएगा? अल्प। कार्य को W लिखते हैं, लेकिन यहाँ लिखेंगे DW बराबर बल इंटू विस्थापन। तो विस्थापन कितना है? dx। ठीक है, यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा देंगे। माइनस चिन्ह क्या बता रहा है? कि यहाँ पर बल और विस्थापन की दिशाएं विपरीत है। ठीक है, क्योंकि देखिए बल तो इस डायरेक्शन में लग रहा है और विस्थापन इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे? ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि बल तथा विस्थापन की दिशाएं विपरीत हैं। बल तथा विस्थापन की दिशाएं विपरीत है। ठीक है, तो देखिए ये तो आ गया क्या? ए से बी तक लाने में किया गया था। हमें वास्तव में कहां से लाना है? अनंत से। मान लीजिए जे अनंत है, जे विद्युत क्षेत्र का बाहर है, अनंत से लाना है। तो यहां से लेकर अनंत तक की लिमिट कितनी हो जाएगी? अनंत। कहां तक लाना है? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक। तो वो बिंदु मैंने बी मान लिया है, तो इस बिंदु तक लाना है। तो इस बिंदु तक की दूरी कितनी हो जाएगी? r। ठीक है, तो इस Q0 आवेश को कहां से लाना है? अनंत से r दूरी तक। ठीक है, और r दूरी क्या हो जाएगी? विद्युत क्षेत्र के अंदर। समझ गए ना? तो समाकलन कहां से कहां तक करेंगे? अनंत दूरी से r दूरी तक। ठीक, आगे लिखेंगे। इसलिए Q0 आवेश को अनंत से r दूरी तक, अनंत ऐसे बना लो, अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य। तो इसका हम समाकलन कर लेंगे। कहां से कहां तक? ये DW समाकलन FDX और लिमिट हो जाएगी अनंत से r। DW का समाकलन हो जाएगा W, माइनस चिन्ह को क्या करते हैं? बाहर निकाल दें। ये अनंत से r जो हो जाएगा F इंटू dx। ये समीकरण नंबर, चलिए समीकरण मत मानिएगा। ठीक है, F का मान रख दें यहाँ पर। F का मान कहां से रखेंगे? समीकरण 1 से। तो F का मान समीकरण 1 से रखने पर, तो मैं साफ कर दे रहा हूं। F का मान समीकरण 1 से रखने पर F का मान समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 से रखें तो क्या आ जाएगा? W बराबर माइनस इंटीग्रेशन 1/4πε0 के Q0 बटे x² और जी dx जैसे। ठीक है, देखिए जैसे जैसे हम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाएंगे तो दूरी को छोड़कर सभी नियत रहेगा। मतलब x जो है वो बदलेगा क्योंकि दूरी कम होती जाएगी, बाकी सभी नियतांक रहेगा। तो सभी नियतांक है तो उसको बाहर निकाल देंगे सिर्फ x को छोड़ के। तो W बराबर
माइनस 1/4πε0 के Q इंटू Q0 क्या बचेगा 1/x²। 1/x² बचेगा। x² को ऊपर ले जाएंगे तो x की घात -2 और dx जैसे। क्लियर? एक समाकलन का फॉर्मूला आपने पढ़ा ही है, क्या होता है, मैं लिख दे रहा हूं, x की घात n dx। इसका फॉर्मूला होता है x की घात n+1 बटे n+1। तो यहाँ n की जगह कितना -2। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए मैं ऊपर कर रहा हूं इसको, W बराबर -1/4πε0 के Q इंटू Q0। ये समाकलन कर रहा हूं x की घात n+1 बटे n+1, n की जगह मान और लिमिट हो जाएगी इनफाइनाइट से r। ठीक है, चलिए इसके आगे W बराबर ये जैसे का जैसे 4πε0 के Q इंटू Q0 जो जाएगा x की घात -1 बटे -1 लिमिट इनफाइनाइट से r। देखिए जे माइनस से तो जे माइनस कैंसिल हो जाएगा, या गुणा करके जे प्लस हो जाएगा, तो इसको तो मैं कैंसिल कर दूंगा। जे x की घात -1 है, इसको नीचे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा W बराबर 1/4πε0 के Q इंटू Q0 जो हो जाएगा 1/x इनफाइनाइट से r। लिमिट लगाना, आप सभी जानते हैं लिमिट कैसे लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, पहले अपर लिमिट तो माइनस चिन्ह फिर लोअर लिमिट। तो 1 x की जगह अपर लिमिट r -1/r की जगह। ठीक है, यहां तक चलो मैंने लिमिट लगा दी है। अब 1/∞ की वैल्यू आप जानते हैं, तो क्या हो जाएगा W बराबर 1/4πε0 के Q इंटू Q0 जो बचेगा 1/r माइनस के 0, क्योंकि 1/∞ इक्वल टू 0। ठीक है, सिस्टोमेटिक लिखूं थोड़ा सा, तो ये आ जाएगा W बराबर 1/4πε0 के Q इंटू Q0 बटे R। ये समीकरण नंबर 2। क्लियर यहां तक? अब बिंदु B पर विभव निकालना है, इसलिए बिंदु B पर विद्युत विभव, बिंदु B पर विद्युत विभव, बिंदु B पर विद्युत विभव V बराबर क्या हो जाएगा W बटे कितने आवेश को ला रहे थे Q0। W का मान रखना है यहाँ पर समीकरण 2 से। जैसे हम W का मान समीकरण 2 से यहाँ रखेंगे Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा। W का मान समीकरण 2 से रखने पर तो क्या आ जाएगा V बराबर 1/4πε0 के Q बटे R वोल्ट। तो यही एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक है। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे इसके बाद विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। ठीक है,
तो देखिए कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है जी। एक मैं चित्र बना रहा हूँ। मान लीजिएगा कि ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2 है। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, ये O है, स्मॉल r दूरी, अक्षीय स्थिति में ज्ञात करें तो बिंदु को कहां पर लेंगे हम, इसकी अक्ष पर, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P लिया गया जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2 है। विद्युत द्विध्रुव जिस माध्यम में रखा है उसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P लिया गया है जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, विद्युत विभव ज्ञात करें। तो एक बार तो इस बिंदु पर विद्युत विभव +q आवेश के कारण ज्ञात करेंगे। ठीक है, और एक बार इसी बिंदु पर विद्युत विभव इस -q आवेश के कारण ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास 2 विभव आ जाएंगे। दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो इस बिंदु पर कुल विद्युत विभव ज्ञात हो जाएगा। मतलब समझ गए? चलिए ऐसे मैं कर रहा हूं। माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है जो -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना, आवेशों से मिलकर बना जिनके बीच की दूरी 2 है। दूरी 2 है। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, विद्युत द्विध्रुव जिस माध्यम में रखा है, जिस माध्यम में रखा है उसका परावैद्युतांक, उसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P लिया गया है, P लिया गया है जिस पर विद्युत विभव की गणना करें, विभव की गणना करें। बहुत सिंपल सा है, आप लिख सकते हैं। माना ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2 है। विद्युत द्विध्रुव जिस माध्यम में रखा है उसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P लिया गया है जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एक बार तो +q आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करें और एक बार -q आवेश के कारण। तो देखिए +q आवेश के कारण किसी बिंदु पर, नहीं, बिंदु P कारण बिंदु P पर विद्युत विभव
V1 बराबर मानूंगा। देखिए मेन फॉर्मूला जो होता है V बराबर अभी जो हमने निकाला था 4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q बटे R, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से इसका रूप क्या हो जाएगा, V बराबर सॉरी V की जगह V1 मान लूं मैं, जो नियतांक जैसे का जैसा, प्लस Q आवेश के कारण विद्युत विभव धनात्मक होता है तो जी प्लस रहेगा, बटी R दूरी होती थी, यहाँ पर दूरी क्या हो जाएगी, देखिए इस आवेश के कारण ज्ञात कर रहे हैं और इस बिंदु पर ज्ञात करें तो दोनों के बीच की दूरी J कहलाएगी, तो इसको लिखेंगे BP। विभव अदिश राशि है इसलिए इसकी दिशा लिखी नहीं जाती है क्योंकि इसकी दिशा कुछ होती नहीं है, तो V1 बराबर ये जैसे का जैसा, तो ये हो जाएगा Q बटे BP का मान निकालना। देखिए यहां से लेकर यहां तक ये 2A तो J स्मॉल ए हो जाएगा और J भी स्मॉल ए हो जाएगा। यहां से यहां तक ये R है तो R दूरी में से यदि इतनी दूरी कम कर तो ये दूरी बच जाएगी, समझ गए ना। टोटल कितनी है जी R में से इतना कम कर दें तो ये बच जाएगा, तो R माइनस ए बचे, जो हो जाएगा R माइनस ए समीकरण। ये तो प्लस Q आवेश के कारण विद्युत विभव आ गया। अब क्या करेंगे, माइनस Q आवेश के कारण। इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, इसको V2 बराबर मानेंगे, क्या हो जाएगा वही नियतांक 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q की जगह क्या हो जाएगा माइनस Q बटे R मतलब दूरी। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी AP, तो मैं दूरी को AP लिख दे रहा हूं। नई लाइन से क्या हो जाएगा V2 बराबर, जो माइनस तो आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q बटे AP का मान कितना हो जाएगा, देखिए यहां से यहां तक हो गया R और यहां से यहां तक स्मॉल ए तो R प्लस A, जी समीकरण। तो बिंदु P पर दो विभव आ गए, कुल विभव ज्ञात करने के लिए दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि विभव तो अदिश राशि है तो इसकी दिशा का तो कोई उल्लेख ही नहीं है, अदिश राशियां तो हमेशा जोड़ी जाएंगी, ये था। इसलिए बिंदु P पर कुल विद्युत विभव, सिर्फ विभव भी लिख दोगे तो चलेगा, V बराबर V1 प्लस V2 मान रख दें। समीकरण 1 व 2 से मान रख दें तो क्या हो जाएगा V बराबर, इसकी वैल्यू रख रहा हूं V1 की Q बटे R माइनस प्लस, लेकिन V2 की वैल्यू माइनस की है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा क्योंकि V2 की वैल्यू में माइनस है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q बटे R प्लस, मैंने वैल्यू पुटअप कर दी। सॉल्व करेंगे तो देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लीजिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन आ रहा है और Q भी कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा 1 बटे R माइनस के और माइनस 1 बटे R प्लस। देखिए V बराबर ये जैसे का जैसा, Q भी जैसे का, LCM आ जाएगा R माइनस के और R प्लस, इसका इधर गुणा और इसका, ठीक है, तो जो हो जाएगा R प्लस है तो माइनस जो हो जाएगा R माइनस। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है। चलिए मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं। देखिए V बराबर ये जैसे का जैसा 4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q, देखिए जो फॉर्मूला बन गया A माइनस B और A प्लस B,
तो क्या हो जाएगा जी, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। जी जैसे का जैसा आर प्लस ई, जी माइनस का अंदर गुणा कर दें तो माइनस के आर प्लस के ए। देखिए आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो भी बराबर क्या बचेगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू, ब्रैकेट में बचेगा 2a हो जाएगा, फिर आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। क्लियर? थोड़ा सा और सॉल्व कर दें तो भी बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, अंदर गुणा कर देंगे तो जो हो जाएगा 2a³ बटे आर स्क्वायर माइनस के। देखिए जो फॉर्मूला होता है पी का, पी बराबर होता है 2a³, पी मतलब द्विध्रुव आघूर्ण, तो भी बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, इसकी जगह लिख दें पी बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जी अक्षीय स्थिति में किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? चलो इसके बाद थोड़ी सी कंडीशन और लिखनी है कि यदि ए का मान बहुत छोटा है आर से, अर्थात विद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई है, विद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई है वो 2a होती है, और ए क्या है, विद्युत द्विध्रुव की आधी लंबाई। तो विद्युत द्विध्रुव की जो आधी लंबाई है उस बिंदु की दूरी की तुलना में बहुत कम है, जिस बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिए यदि ए का मान बहुत छोटा है आर से, तो ए की उच्च घातों की उपेक्षा करने पर मतलब उनको छोड़ने पर, तो उच्च घात मतलब 1 से बड़ी घात, तब क्या हो जाएगा, भी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के पी बटे ए स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी। आज इस स्थिति में विद्युत विभव समीकरण, यही विद्युत विभव के लिए व्यंजक, या यही अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव के लिए व्यंजक है। तो आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अब इसके बाद आता है एक विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। क्लियर? तो देखिए निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव कैसे निकालें। माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव Q तथा प्लस Q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2a। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय रेखा का मतलब है उसके लंबवत, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष के लंबवत। तो स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P लिया गया है जिस पर विद्युत विभव की गणना करें। तो इस बिंदु पर भी एक बार विद्युत विभव हम प्लस Q आवेश के कारण ज्ञात करेंगे, और एक बार इसी बिंदु पर विद्युत विभव माइनस Q आवेश के कारण ज्ञात करेंगे। ठीक है, जब प्लस Q आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करेंगे तो दोनों के बीच की दूरी ये कहलाएगी। जब माइनस Q आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करेंगे तो दोनों के बीच की दूरी जी। ठीक है, चित्र ऐसे ही बनेगा, इसमें दिशा होती नहीं है तो दिशाओं का कोई उल्लेख नहीं करना है। क्लियर? सिंपल सी थ्योरी है, मैं लिख नहीं रहा हूं, पिछले क्वेश्चन में जो लिखी है अच्छी स्थिति वाले में वही इसमें लिखनी है। क्या लिखोगे? माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस Q तथा प्लस Q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2a है। विद्युत द्विध्रुव जिस माध्यम में रखा है उसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P लिया गया है जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी। ठीक है, तो एक बार मैं प्लस Q आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करूं, एक बार माइनस Q आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत विभव।
कुल विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए इन दोनों विद्युत विभव को जोड़ देंगे तो कुल विद्युत विभव। ठीक है, थ्योरी लिख लोगे, मैं सीधा स्टार्ट कर। प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव क्या हो जाएगा? जी विभव का फॉर्मूला होता है, हमने अभी ड्राइव किया था, 4πε0 K Q/R। तो इस आवेश के कारण इस बिंदु पर ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा? V की जगह V1 नियतांक जैसे का जैसा, प्लस Q के कारण है तो प्लस Q बटे दूरी, दूरी दोनों के बीच की कितनी है? BP। ठीक है, V1 बराबर ये जैसे का जैसा Q प्लस Q की बात है, BP का मान, तो BP का मान निकालो। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज POB में क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का, तो कर्ण जी हो जाएगा, तो BP का वर्ग लंब का वर्ग यानी जे लंब हो जाएगा, तो R का वर्ग प्लस आधार का वर्ग यानी जे वर्ग, तो जे देख टोटल 2 है तो जो A हो जाएगा, वर्गमूल ले लें तो BP बराबर कितना आ जाएगा? अंडर रूट में R² प्लस के A²। तो BP का मान कितना आ जाएगा? अंडर रूट में R² प्लस के A², और जे समीकरण। इसको साइड से यहाँ पर करना पड़ेगा आपको, चित्र में भी चाहो तो शो कर दूं, कितना हो जाएगा? R² प्लस A²। ठीक है, अब क्या करेंगे? माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे, तो इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव क्या हो जाएगा? V1 बराबर ये नियतांक जैसे का जैसा 4πε0 की, तो फॉर्मूला तो जो होता। अब Q की जगह क्या हो जाएगा? माइनस Q बटे बीच की दूरी R, और यहाँ पर दोनों के बीच की दूरी कितनी है? AP। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? V1 बराबर, देखिए जी माइनस तो आगे आ जाएगा, 4πε0 K Q बटे, अब AP का मान निकालना है, तो AP का मान भी वही होगा जो BP का है, क्योंकि ये जो बिंदु है वो इस अक्ष के मध्य बिंदु पर है और इसके लंबरदक पर लिया गया है, तो जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की होगी उतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ, चूंकि AP बराबर BP, कितना हो जाएगा? BP का मान वही R² प्लस के A², ये समीकरण नंबर 2। तो दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर हमने विद्युत विभव ज्ञात कर लिया। कुल विद्युत विभव के लिए दोनों विभव को प्लस कर दें, इसलिए बिंदु P पर कुल विद्युत विभव बिंदु P पर कुल विद्युत विभव क्या आ जाएगा? V बराबर V1 प्लस, मान रखना समीकरण 1 व 2 से मान रखना, तो क्या आ जाएगा? मान रखेंगे तो V बराबर V1 की वैल्यू है 1/4πε0 K Q बटे अंडर रूट R² प्लस के प्लस V2, अब V2 की वैल्यू माइनस की है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और जी जैसे का जैसा Q बटे अंडर रूट R² प्लस के A²। संयोग से V1 और V2 दोनों की वैल्यू समान है, मतलब जे प्लस का और जे माइनस का, और हैश दोनों सेम,
तो पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो V बराबर क्या बचेगा, जी। तो निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव शून्य होता है, क्योंकि इस आवेश के कारण जितना इस बिंदु पर धनात्मक विभव आएगा, इस आवेश के कारण उस बिंदु पर उतना ही, इस आवेश के कारण उस बिंदु पर उतना ही ऋणात्मक विभव आएगा, और दोनों को प्लस करेंगे तो निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव शून्य। ओके, चलिए अब हम पढ़ेंगे विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक, विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन से कारक हैं जो विद्युत विभव को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 आता है आवेश की मात्रा। आवेश की मात्रा, इसका मतलब है कि यदि किसी चालक पर आवेश की मात्रा यदि हम बढ़ा दें तो उस चालक का विद्युत विभव बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब ऐसे समझ लो, थोड़ा सा एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई बर्तन है, इसको हम चालक समझ लें। ठीक है, बर्तन मतलब चालक। इसमें हमने क्या पानी भर दिया। ठीक है, इसमें हमने पानी भर दिया, मतलब इसमें आवेश दे दिया इसको, तो पानी को समझ लो आवेश। ठीक है, और इसकी पानी की या द्रव के तल की निचली सतह और ऊपरी सतह के बीच में जो अंतर है उसका मतलब समझ लो विभव। पानी की निचली सतह और ऊपरी सतह के बीच का जो अंतर है, मतलब जो ऊंचाई है, उसको विभव समझ लो। तो इससे आप पूरा समझ जाएंगे। अब देखिए आवेश की मात्रा, तो किसी चालक पर आवेश की मात्रा बढ़ाने से उसका विभव बढ़ जाता है। जैसे इसमें और हम पानी डाल दें तो पानी की निचली सतह और ऊपरी सतह के बीच की ऊंचाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो इसका विद्युत विभव बढ़ जाएगा। यदि इस चालक में से क्या पानी निकाल लें, बर्तन में से पानी निकाल लें, तो क्या हो जाएगी, पानी की निचली सतह और ऊपरी सतह के बीच की जो ऊंचाई है वो कम हो जाएगी, मतलब इसका विभव कम हो जाएगा। तो किसी चालक पर आवेश बढ़ाने से उसका विभव बढ़ जाता है और आवेश की मात्रा कम करने से उसका विभव कम हो जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, चालक के तल का क्षेत्रफल। चालक के तल का क्षेत्रफल, यदि हम चालक के तल का क्षेत्रफल बढ़ा दें, जी चालक का जो तल है उसका क्षेत्रफल बढ़ा दें, मतलब हमने जी चालक और बढ़ा कर, तो जो पानी का तल है ऊपर से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब पानी की निचली सतह और ऊपरी सतह के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि विद्युत विभव कम हो गया। तो चालक के तल का क्षेत्रफल बढ़ाने से उसका विद्युत विभव घट जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है चालक के समीप किसी अन्य चालक की उपस्थिति, यानी कोई आवेशित चालक है, उसके बगल में कोई अनावेशित चालक रख दें, तो आवेशित चालक का कुछ आवेश समीप वाले चालक पर चला जाता है। जब आवेशित चालक का कुछ आवेश दूसरे चालक पर चला जाएगा तो आवेशित चालक पर आवेश की मात्रा कम हो जाएगी, मतलब उसका विभव कम हो। ठीक है, चौथा पॉइंट,
चालक के परितः माध्यम, तो चालक के चारों तरफ यदि कोई दूसरा माध्यम रख देते हैं वायु या निर्वात के अलावा, तो उसका विद्युत विभव 1/k गुना हो जाता है। मतलब कुल मिला के उसका विद्युत विभव घट जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है जी आया था ना जी, किसी माध्यम में विद्युत विभव था, यदि वायु या निर्वात में निकालेंगे तो k की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो वायु या निर्वात में विद्युत विभव इतना आया, माध्यम में निकालेंगे तो माध्यम में कितना हो जाएगा, ठीक है। और k से भाग दे रहे हैं और k का मान 1 से कम होता नहीं है, 1 से ज्यादा ही होता है। तो जब 1 से ज्यादा राशि का इसमें भाग देंगे तो विभव क्या होगा, घटेगा। तो चालक के परितः कोई माध्यम रखने से उसका विद्युत विभव घट जाता है या 1/k गुना हो जाता है, ठीक है। तो मैं इसको लिख रहा हूं, आप समझना। पहला पॉइंट है आवेश की मात्रा। किसी चालक पर आवेश की मात्रा बढ़ाने से उसका विभव बढ़ जाता है। सेकंड पॉइंट है चालक के तल का क्षेत्रफल। तल का क्षेत्रफल अभी मैंने बताया था, तल का क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो पानी की ऊपरी सतह और नीचे की सतह के बीच की जो ऊंचाई थी वो कम हो जाएगी, मतलब आवेश कम हो गया यानी विभव कम हो जाएगा। चालक के तल का क्षेत्रफल बढ़ाने से उसका विभव कम हो जाता है। विभव या विद्युत विभव कम हो जाता है या घट जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति। पॉइंट बड़ा है, अन्य चालक की उपस्थिति। चालक के समीप किसी अन्य चालक की उपस्थिति, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे आवेशित चालक के समीप कोई अन्य अनावेशित चालक रखने पर उसका कुछ आवेश दूसरे अनावेशित चालक पर चला जाता है। अनावेशित चालक पर चला जाता है जिससे उसका विभव कम हो जाता है। जिससे उसका विभव घट जाता है, कम हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। 3 पॉइंट हो गए, चौथा पॉइंट और लिखना है। चौथा पॉइंट मैं यहां लिख दे रहा हूं। चौथा पॉइंट है चालक के परितः माध्यम। मतलब चालक के चारों ओर कौन सा माध्यम। चालक के परितः कैपिटल के परावैद्युतांक वाला माध्यम रखने से
रखने पर उसका विभव 1/k गुना हो जाता है, उसका विभव 1/k गुना हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह विद्युत विभव हमारा समाप्त होता है। अब आता है एक और प्रश्न। अगला प्रश्न है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ, ठीक है। अगला प्रश्न है समविभव पृष्ठ। तो देखिए, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, समविभव पृष्ठ क्या होता है? वह पृष्ठ, किसी चालक का वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव समान होता है। ठीक है, किसी चालक का वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। नाम से स्पष्ट हो रहा है, किसी चालक का वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर समविभव पृष्ठ समान है। ठीक है, अब आता है, इसका मैं एक चित्र बना रहा हूं। ये सपोज कीजिए एक चालक के समविभव चालक के पृष्ठ को दर्शाता है। इसका मतलब ये कोई चालक है और इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है। ठीक है, हर बिंदु पर विभव समान है। तो ये अपने आप में क्या है? एक समविभव पृष्ठ। इसके ऊपर एक चालक और बना दूं, ये भी एक चालक है, लेकिन इसके प्रत्येक बिंदु पर भी विभव एक समान है, लेकिन इसके प्रत्येक बिंदु पर जो विभव है इसके प्रत्येक बिंदु के विभव से अधिक है। ठीक है, तो ये दो समविभव पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ। ठीक है, अब देखिए, विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो समविभव पृष्ठ के लंबवत होते हैं। ये विद्युत बल रेखा। ठीक है, तो मैं इसके कुछ गुण भी लिख रहा हूं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि समविभव पृष्ठ के गुण लिखिए। तो समविभव पृष्ठ के गुण, पहला गुण तो डेफिनेशन ही हो जाता है, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान। दूसरा पॉइंट, विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के हमेशा लंबवत होती हैं। विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होते हैं, लंबवत होते हैं। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को
कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते, नहीं करते हैं। देखिए, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते हैं, इसका रीजन है, यदि मान लीजिए किसी बिंदु पर दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो उस बिंदु पर दो विभव होंगे। जैसे मान लीजिए एक समविभव पृष्ठ जो है, इसके प्रत्येक बिंदु पर 2 वोल्ट का विभव है। दूसरा समविभव पृष्ठ जो है, इसके प्रत्येक बिंदु पर 3 वोल्ट का विभव है। अब दो समविभव पृष्ठ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर जाएंगे तो दोनों पृष्ठों के कारण उस बिंदु पर 2 विभव होंगे, एक तो 2 वोल्ट होगा, एक 3 वोल्ट होगा, जो कि एक बिंदु पर 2 विभव संभव नहीं है। इसलिए दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट ये है कि किसी आवेश को या एकांक आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। पहले लिख रहा हूं, बताता हूं। एकांक धनावेश को पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ है कि जो आवेश है वो पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है। क्योंकि वो एक समान रूप से वितरित है तभी तो उस पृष्ठ का विभव एक समान है। तो आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता ही नहीं है क्योंकि वो पहले से ही वितरित है। जब आवेश को हम विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले ही नहीं जाना है तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, 0। तो इसलिए एकांक धनावेश को पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। ठीक है। और लास्ट पॉइंट है, प्रत्येक चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है। इसका मतलब ये होगा कि कोई भी चालक है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, ठीक है, और सभी कण एक दूसरे से संपर्कित है। जब किसी चालक को आवेश देंगे तो वो आवेश सभी कणों पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ठीक है। चालक पर कभी ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर आवेश की मात्रा ज्यादा है और कहीं पर आवेश की मात्रा कम है। पूरे चालक पर जो विभव है वो एक समान रूप से वितरित होगा। इसलिए प्रत्येक चालक का विभव समविभव पृष्ठ। ठीक है। चलिए अब आता है लास्ट। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।